नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का रोचक कहानियाँ चैनल में। आज की कहानी है इंसानियत का रिश्ता। साथियों, अगर आप दिल को छू लेने वाली कहानी पढ़ना चाहते हैं तो आज की कहानी इंसानियत का रिश्ता आपके दिल को छू लेगी। बस आप आज की कहानी को लास्ट तक ज़रूर पढ़ें। मेरे पति का नौकरी एक नए शहर में हुआ था। घर के कामों के लिए मैंने एक नौकरानी रखी थी जो समय पर आकर सारा काम कर जाती थी। मैंने नोटिस किया कि बाल बच्चेदार होने के बावजूद भी उसे घर जाने की जल्दी नहीं होती है। एक दिन मैंने उससे पूछ लिया, सुधा, तेरे बच्चे कितने हैं? उनकी क्या उम्र है? बोली, दीदी, 4 साल का बेटा और 8 बरस की बेटी है। सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने कहा कि इतने छोटे बच्चों को घर में छोड़कर आती है? तेरा पति संभालता है क्या? सुनकर वो हाँ हाँ करके हंसने लगी। बोली, दीदी, मेरा आदमी तो मिस्त्री का काम करता है। बच्चों को तो मम्मी जी के यहाँ छोड़कर आती हूँ और वापसी में लौटते वक्त उन्हें घर ले जाती हूँ। मम्मी जी? मैंने आश्चर्य से पूछा कि ये मम्मी जी कौन है? तुम्हारे बच्चों को रखने के लिए कितने पैसे लेती हैं? दीदी, नाम तो नहीं जानती, सभी उन्हें मम्मी जी कहते हैं, लेकिन हमें उन्हें कुछ भी नहीं देना पड़ता है। हंसते हुए बोली तो मेरी उत्सुकता बढ़ती गई। मैंने कुछ और प्रश्न उससे पूछे। उसने जवाब भी दिए, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हुई और एक दिन मैं उसकी मम्मी जी से मिलने चली गई। रंग बिरंगे फूलों से सजे बाग में नन्हे मुन्नों की खेलते देखकर मेरा मन पुलकित हो उठा। सुधा एक बच्चे की तरफ इशारा करते हुए बोली, वो रहा मेरा बेटा। कहकर वो उधर दौड़ पड़ी। घर के बाहर किलकारी लिखा देखा तो तथाकथित मम्मी जी से मिलने की इच्छा और तीव्र हो गई। मैंने दरवाजे पर हल्के से दस्तक देते हुए पूछा, कोई है? तो भीतर से ही एक संभ्रांत महिला ने कहा, आती हूँ, कृपया आप बैठ जाइए। मैं बैठकर सामने दीवार पर लगे रंग बिरंगे चित्रों, फूलों और फल सब्जियों के पोस्टरों को देख ही रही थी कि गुलाबी रंग का सूट पहने महिला को देखकर मेरे मुंह से निकल पड़ा, सोनी आंटी आप? अरे सुभी, तुम यहाँ कैसे? मुस्कुराते हुए उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। सोनी आंटी मेरी पड़ोस में रहती थी। छुट्टियों में मैं जब भी घर आती तो उनके साथ बहुत बातें करती थी। उम्र का अंतर होने के बावजूद हमारे बीच एक गहरा रिश्ता बन गया था। मेरा सुभी नाम उन्होंने ही रखा था। उनके 3 बरस के बेटे को परेशान करने में मुझे बहुत मज़ा आता था और तब ये कहती थी कि बड़ा होकर रिंकू, उनका बेटा, तेरे बच्चों पर अपनी भड़ास निकालेगा। मैं हॉस्टल में थी। तभी मम्मी ने पत्र लिखा कि अंकल का नौकरी हो गया है और तेरी सोनी आंटी सब परिवार यहाँ से चली गई हैं। इतने सालों बाद आज अचानक उन्हें देखकर मैं चकित थी और खुश भी। मैंने उन्हें अपने बारे में बताया। फिर उनसे पूछा कि अंकल जी कैसे हैं? रिंकू तो अब बहुत बड़ा हो गया होगा, क्या कर रहा है, वगैरह वगैरह। उन्होंने कहा, पीछे देख। मैंने मुड़कर देखा तो दंग रह गई। दीवार पर एक बड़े से फ्रेम में अंकल के साथ रिंकू की तस्वीर टंगी थी, जिस पर फूलों का हार था। हे भगवान, ये सब कैसे? हम लोगों को नई जगह रास नहीं आई। सुभी अपने आंसुओं को रोकने का प्रयास करती हुई वो बोली, क्या मतलब? मैंने पूछा। तब आंटी बताने लगी, तेरे अंकल का नौकरी एक कस्बे में हुआ था जहाँ सुविधाएं कम और समस्याएं अधिक थी। रिंकू बीमार रहने लगा। डॉक्टर के बहुत चक्कर लगाए, लेकिन बीमारी समझ नहीं आ रही थी। फिर हम यहाँ आ गए। तब डॉक्टर ने हमें लखनऊ जाने की सलाह दी। वहाँ जाने पर पता चला कि रिंकू के दिल में छेद है, जो अब कोई दवा कोई दुआ काम नहीं आई। सुरभि, हंसता बोलता रिंकू छोटी सी उम्र में ही मेरा हाथ छोड़कर चला गया।
आंटी फूट फूट कर रोने लगी, जैसे बरसों का गुहार आज निकल रहा हो। मैंने उन्हें पानी पिलाया तो उन्हें अच्छा लगा। फिर बोली, कई महीनों तक हम एक दूसरे को दिलासा देते रहे, लेकिन कब तक? मेरा खालीपन बीमारी का रूप धारण करने लगी। तब हमने एक बच्चा गोद लेने का निश्चय किया और उसी कार्य के लिए घर से निकल ही रहे थे कि रास्ते में एक महिला को अपनी पीठ पर बच्चे को बांधकर सड़क पर झाड़ू लगाते देखा तो मैं रुक गई। मैंने पूछा कि ऐसे क्यों, घर में क्यों नहीं रख कर आती? ऐसे तो वह बोली, कहाँ मैडम, आदमी काम पर जाता है और सास बीमार रहती है। बड़ा मेम साहब लोग तो कौन सा केयर वेयर में रख देता है, हम गरीब कहाँ। फिर मैंने कुछ और बच्चों को गंदी जगह पर सोते देखा जहाँ मक्खी मच्छरों का झुंड था तो मैं सिहर उठी। बस सुबह तभी मैंने सोच लिया कि अपने रिंकू को न बचा सकी तो क्या हुआ, इन नन्ही जानों की सुरक्षा तो मैं कर ही सकती हूँ। और मैंने इन बच्चों के लिए डे केयर खोलने का निश्चय कर लिया। कहते हुए उनके चेहरे पर खुशी और संतोष के भाव थे। कहने लगी, जमाने की हवा देखते हुए पहले तो वे अपना बच्चा मेरे पास छोड़ने में हिचकिचाई, फिर हमने उन्हें विश्वास दिलाया, तसल्ली हुई थी, फिर उन्होंने अपनी जान पहचान वालों को भी बताया। 2 से 4 और 4 से 8 होने लगे और इस तरह मेरा छोटा सा आंगन इन बच्चों की किलकारियों से गूंजने लगा। इनके साथ मेरा अटूट रिश्ता बन सा गया है। सुबह की इन्हें छींक भी आती है तो मैं परेशान हो उठती हूँ। सभी बच्चे एक साथ खाते पीते हैं, आपस में मिलजुल कर खेलते हैं, लड़ते झगड़ते हैं तो एक दूसरे का ख्याल रखना भी सीखते हैं। भगवान का दिया तो सब कुछ था हमारे पास, एक कमी थी जो इन बच्चों के आ जाने से पूरी हो गई है। इनकी माएँ इन्हें बेफिक्र होकर यहाँ छोड़ जाती हैं और शाम को वापस ले जाती हैं। और अंकल जी, मैंने पूछा तो बोली, सब ठीक ही चल रहा था। सुबह एक दिन बोले कि सोनी, रिटायर होने के बाद मैं भी तुम्हारे बच्चों के बीच एक बच्चा बन जाऊंगा। लेकिन फिर न जाने क्या हुआ, एक दिन अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ा और बस बेटा, उसी दिन से मैं इन सब की मम्मी जी बन गई, क्योंकि सभी में मुझे अपना रिंकू दिखाई देता है। तभी एक बच्चा आकर उनसे लिपट गया और तोतली भाषा में बोलने लगा, मम्मी ये मुझे मारता है। और फिर सोनी आंटी उन बच्चों के साथ व्यस्त हो गई। सोनी आंटी की बगिया का एक फूल अधखिला रह गया तो उन्होंने बाकी फूलों को खिलाने का संकल्प कर लिया। उन बच्चों के साथ सोनी आंटी का इंसानियत का रिश्ता कायम हो चुका था, जिसमें कोई लोभ, लालच या स्वार्थ की भावना नहीं थी। वे बच्चों पर अपना स्नेह और ममता दिल खोल कर लुटाती थी और बच्चे भी उन्हें मम्मी मम्मी कहकर उनके आगे पीछे ऐसे घूमते रहते थे जैसे यशोदा मैया के पीछे कन्हैया। मैं उस ममतामयी देवी के आगे नतमस्तक हो गई। वे खुश थी कि सोनी आंटी अब इन बच्चों में बिजी है, उनको रिंकू की कमी महसूस नहीं होती। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत